चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसकी पोस्ट इस देश के अंदर सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, वो किसी भी पार्टी को तलब कर सकते हैं, फटकार लगा सकते हैं, गलत सही आज हर राज्य की सरकारों तक को वो तलब कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े जज हैं, देश के सबसे बड़े जज हैं। ऐसी स्थिति में जब वो सीजीआई होने के बाद भी जब वो महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं की जाती, केवल किस आधार पर? जाति के आधार पर। और वो ये बात खुद कह रहे हैं कि ये मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। तो अब यही बात, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और इंटरव्यू दिया था, आप ही के चैनल पर इंटरव्यू दिया था कि जज साहब से आपने पूछा था कि जज साहब से उम्मीद कर सकते हैं क्या वो दलितों को न्याय दिलाएंगे? तो मैंने कहा था कि आशा पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम विश्वास तो नहीं करते लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इनका इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है। आप देखेंगे जब क्रीमी लेयर का जब बेंच बैठी थी तो उस बेंच में एक ये भी जज थे, हाँ, वर्गीकरण पर। जब क्रीमी लेयर वाली लिस्ट पर बात हो रही थी कि क्रीमी लेयर को क्या दोबारा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर को हटाया जाए रिजर्वेशन से, नहीं हटाया जाए, तो इस पर माय लॉर्ड ने ये कहा था कि एक पीढ़ी जज बन गई, फिर दूसरी पीढ़ी जज बन गई, उसके साथ ना जातिवाद होता है, ना उसे आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती, तो अब दोबारा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यानी अब उसको आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ना कि जाति आधार पर, उसका जाति आधार खत्म हो जाना चाहिए। अब यही बात मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से सीजीआई साहब से करना चाहती हूँ। मीलोड, आपके साथ जो आप पब्लिकली एक सीजीआई होकर के ये बात एक ऐसे जैसे एक ऐसा है कोई व्यक्ति होता है, एक गांव का गरीब दलित जो खेतों में मजदूरी करता है और एक देश का सीजीआई, उसके साथ भी जातिवाद हो रहा है, और एक खेत में मजदूरी करने वाले दलित के साथ भी जातिवाद हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जातिवाद क्या अमीरी गरीबी देखकर होता है? और सीजीआई साहब ने जब ये कहा तो अब सीजीआई साहब खुद जवाब दें कि आपके साथ जो जातिवाद हुआ है वो जाति आधार पर हुआ है, आर्थिक आधार पर। अब आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? आपके पास कौन सी पावर की कमी है? आपके पास कौन सी उस प्रोटोकॉल की कमी है? अगर आप अपनी कलम से चाहें, जिसको अभी सस्पेंड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको कोर्ट में तलब कर सकते हैं, उसके बावजूद आपका डर नहीं है प्रशासन में, आपका डर नहीं है प्रोटोकॉल के उन अधिकारियों में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो एक दलित है और आप ये दलित का दर्द, दलित का दुख आप खुले मंच पर रो रहे हैं। मैं इस बात का अफसोस जाहिर करती हूँ कि हम आपको ये सोच रहे थे कि अब ताकतवर व्यक्ति हमारा एक ताकतवर पोस्ट पर जाकर बैठा है, इस समाज को न्याय मिलेगा। शायद इस समाज की पड़ी हुई लाखों फाइलें जो इंतजार में धूल खा रही हैं, जो जिनकी पीढ़ियाँ गुजर गई लेकिन अभी तक उनको जजमेंट नहीं मिले हैं, उनको न्याय नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में हमें उम्मीद थी कि आप वो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो खुद अन्याय हो रहा है। अब आप क्या ही करेंगे? आपसे क्या ही उम्मीद की? दलित कितनी ही बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, दलित तो दलित ही रहेगा साहब। दलित राष्ट्रपति बन जाए, दलित सीजीआई बन जाए, सीजीआई होने के बाद अगर जातिवाद हो सकता है, आप ये सोचिए जो न्याय की कुर्सी पर बैठ सकता है, जिसको देश के अंदर इस पोस्ट को न्याय मूर्ति कहा जाता है, न्याय मूर्ति, न्याय की मूर्ति। अब उस व्यक्ति की ओर गांव का गरीब, हम जैसा, आप जैसा हर व्यक्ति जब अन्याय होगा तो उसकी ओर देखेंगे, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, ठीक है। फाइल बगल में दबाकर हम वहाँ जाएंगे, चाहे कितना भी दूरी क्यों ना हो, घर में चाहे रोटी ना हो, लेकिन हम फिर भी विश्वास लेकर वहाँ पहुँचेंगे, चाहे भूखे ही जाएँ कि हाँ हमारा व्यक्ति बैठा है। उम्मीद और जगेगी कि हाँ हमारा व्यक्ति बैठा, कम से कम उसने ये जातिवाद देखा है तो हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन जब हम वहाँ जाकर देखते हो तो हमें तो ये पता चलता है कि वो खुद जातिवाद से पीड़ित है। वो खुद एक मंच पर कह रहे हैं कि मेरे साथ कास्टिज्म हो रहा है क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसलिए मेरे साथ ना तो डीएम ने प्रोटोकॉल किया, ना डीआईजी ने किया, ना डीजीपी ने किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि उन्हें लगता है कि गरीब गांव की महिला की कोई इज्जत नहीं होती, वो तो इसीलिए होती है कि उसको कभी भी मारो पीटो, उसकी रेप करो, या दलित को कभी भी मारो पीटो, उसको जानवर कीड़े की तरह छोड़ दो। ऐसे ही सीजीआई होने के बावजूद इस देश के अंदर ना तो प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो की जाती है, ना उनका कोई सम्मान। प्रशासन को पता नहीं था कि सीजीआई महाराष्ट्र आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, पहले कॉल जाती है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो, सीजीआई आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सीजीआई का हर जो सीजीआई एक एक कदम भी चलता है तो सारा रिकॉर्ड होता है। सीजीआई बिना रिकॉर्ड के कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, उनकी हर सभा का रिकॉर्ड होता है। और अगर वो गए हैं तो पहले से प्रशासन को पूरी तरीके से चौकबंदी रखनी चाहिए थी कि सीजीआई आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका प्रोटोकॉल उनके लिए फॉलो नहीं किया गया तो इससे वो पीड़ित ना हो। ये समझ लें कि अब आप जिस पावरफुल कुर्सी पर बैठे हैं, आप कुछ करके दिखाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ? आप इस कास्टिज्म होने के बाद आप एक्शन लेने की पावर में, आप एक्शन लेकर दिखाइए ना। एक गांव का गरीब आदमी एक्शन नहीं ले सकता। ये तो खुल के कह रहे हैं मैं बाबा साहब को मानता हूं, मैं अंबेडकर बाद हूं। देखिए चैत्य भूमि भी गए। बाबा साहब को मानने का मतलब यही है ना कि आपके साथ कास्टिज्म हो रहा, आप उसका बदला नहीं ले सकते, आप उसका सुधार नहीं कर सकते, तो आप उम्मीद
कैसे दे सकते हैं एक गरीब आदमी को? आप उम्मीद कैसे दे सकते हैं एक मजदूर को, एक कमज़ोर व्यक्ति को, जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसके साथ अन्याय हुआ है? आप कैसे उम्मीद दे सकते हैं उस महिला को जिसके साथ गलत हुआ है, जो तुम्हारे से उम्मीद रखती है, जो चाहती है कि मीलोड मुझे न्याय देंगे? मीलोड के साथ खुद जातिवाद हो रहा है, तो जातिवाद पर आप कैसे न्याय करेंगे? पर जैसे ही इन्होंने बोला तो बाद में प्रोग्राम में देखिए प्रोटोकॉल पूरा हुआ उनके लिए। बोलने के बाद हुआ ना, बोलने के बाद हुआ ना। डर ये लगा कि मैंने बोला, उनको लगा भले ही हुआ, लेकिन वो बोलने के बाद हुआ। अगर मीलोड चाहें तो इस पर एक्शन ले सकते हैं, और एक्शन आप सभा में बोलने की बजाय आप एक्शन लेकर दिखाते हो तो हमें ज्यादा लगता है कि हमारा आदमी ताकतवर है। देखिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या विधायिका हो, देखिए सब एक दूसरे के अनुसार ही चलेंगे। उन्होंने खुल के बोला। आपको शायद ये जानकारी हो कि कानून को फॉलो करवाती है न्यायपालिका, ठीक है। अगर कानून का और उन्हीं के लिए उनके न्यायपालिका पर लागू होने वाला कानून ही अगर कार्यपालिका नहीं फॉलो कर रही है, तो आप सोचिए कि उनके नौकरी पर नहीं बनेगी। नौकरी का भी खतरा होता है, उसके बाद भी उन्हें डर नहीं करे क्या लेता है, क्या सीजीआई है। सीजीआई है तो क्या हुआ है, तो दलित ही। जैसे कि एक आईएएस तो बनकर आ जाता है, एक चपरासी अगर ब्राह्मण होगा तो फाइल तो लाएगा, जी साहब काम तो उनसे खूब कराएगा, काम भी करेगा, लेकिन पीठ फिरती कहेगा अरे क्या है यार, दलित समाज से आता है। इस जाति क्या पीछा नहीं छोड़ेगी? देखिए इस देश के अंदर जाति पीछा जब छोड़ेगी, जब इस देश के अंदर कोई अम्बेडकर राइट, कोई बौद्धिस्ट, कोई खुले विचारों का, जाति से ऊपर उठा हुआ ह्यूमनवादी मतलब मानवतावादी व्यक्ति इस देश का जब प्रधानमंत्री बनेगा, जब इस देश की न्यायपालिका कानून बनाने में इस तरह के कानून लाएगी कि जिससे कि कास्टिज्म को जड़ से ख़त्म किया जाए, जब कार्यपालिका में ईमानदार लोग बैठे होंगे, जहाँ भ्रष्ट लोग नहीं होंगे, जहाँ पर जाति देख करके उनका कार्य नहीं करते होंगे, जब इस देश की संसद में, जब इस देश की राज्यसभाओं में ऐसे नेता बैठे होंगे जिनके दिमाग में जाति का जहन नहीं होगा, जब हाई कोर्ट जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वकील जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लगने नहीं दे रहे केवल जातिवाद के आधार पर, तो जब आप सोचिए न्यायपालिकाओं में अन्यायकारी लोग बैठे हैं तो न्याय की उम्मीद नहीं हो सकती और कास्टिज्म को ये खत्म भी नहीं होने देंगे। क्या कर सकते हैं फिर इसमें? कास्टिज्म तो देखिए मरा पड़ा है, कास्टिज्म बिल्कुल वेंटिलेटर पर पड़ा है आज संविधान के दौर में, लेकिन ब्राह्मण उसको हवा देता है, ब्राह्मण उस पर बार बार फूंक मारता है, उस चिंगारी को पूरा बारूद बना के रखता है, क्योंकि उसे पता है कास्टिज्म रहेगा तो ही उसका अस्तित्व जिंदा है, कास्टिज्म रहेगा तभी ब्राह्मणवाद जिंदा है, कास्टिज्म रहेगा तभी ब्राह्मणवाद का जो धर्म है, हिंदू धर्म जो 4 वर्णों पर आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके नीचे अछूत और उसके नीचे भी स्त्रियां, तो ऐसी 6 सीढ़ियों का जो बना हुआ धर्म है वो तभी जिंदा रहेगा जब कास्टिज्म रहेगा। तो कास्टिज्म को जिंदा रखने वाले जो इस देश के प्रजाति के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा जिंदा रहने के लिए इस देश का कास्टिज्म बना रहना चाहिए। वो जहाँ जहाँ जब तक होंगे इस देश के अंदर, जब ताकतवर जगह पर बैठे होंगे तो कास्टिज्म खत्म नहीं होने देंगे। का जो बयान अभी देखने को मिला है वो बेहद गंभीर है और भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बयान है। वो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं कि मैं देश का सीजेआई हूँ। उम्मीद करते हैं कि वह जिस समाज से आते हैं, जिस दलित समाज से आते हैं, दबे कुचले समाज से आते हैं, उस समाज के लिए सोचें, उसके बारे में करें। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बनकर उन्होंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, डिप्रेस्ड सोसाइटी जितनी भी थी, अलग अलग वर्गों के लिए उन्होंने कानून को बनाया और उनको सुरक्षित करने के लिए डटे रहे। ऐसी सोच और ऐसी मंगल कामना के साथ मैं गवई साहब को बधाई देती हूँ, लेकिन जिस तरह से उनका इतिहास रहा है उसे देखकर ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। जैसे उन्होंने वर्गीकरण का समर्थन किया और वर्गीकरण का समर्थन उन्होंने पुरजोर तरीके से किया और खूब जनरल क्लास जो थी, जो आरक्षण के हमेशा विरोध में रही है एक लॉबी, उनकी खूब वाहवाही भी लूटी, उनसे खूब तारीफ़ें लूटी, उनकी गोद में बैठकर खूब अच्छे से उन्होंने